की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एनसीईआरटी जो है वह सिलेबस है। इसके अंदर कई बार उसको उदाहरणों के द्वारा समझा दिया जाता है, उदाहरण के द्वारा भी समझाया जाता है। तो उसी हम कई प्रकार के उदाहरण इसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि बचपन में कभी ना कभी आप लोगों ने एक खिलौना टेलीफोन बनाया होगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसा कि कई बार बचपन में बच्चे करते हैं कि एक खिलौना टेलीफोन बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि ये कोई माचिस की डिबिया का जो अंदर का जो खोल होता है वह लेते हैं और उसके अंदर से एक धागा निकालते हैं और धागे के दूसरे छोर पर एक दूसरी माचिस की डिबिया जो होती है वह लगाते हैं। और फिर अगर उसमें से आवाज दी जाए और अगर वो ध्वनि तनी जो उसकी जो तार है, डोरी है, वो एकदम तनी हुई हो और दूसरा लड़का उसको अपने कान के पास लगाए तो उसके अंदर से उसकी आवाज जो होती है वह स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है। तो यह क्या चीज है, यह एक खिलौना टेलीफोन के माध्यम से हम ध्वनि को समझ सकते हैं। पर एक चीज और याद रखिए कि ध्वनि जो है उसका संचरण किस किस माध्यम में हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ध्वनि का जो संचरण है वह और चीजें होती है। जैसे कि ध्वनिया जो होती है वह कुछ ध्वनिया है जो क्षीण ध्वनिया होती है और कुछ ध्वनिया जो है वह प्रबल ध्वनिया होती है। क्षीण ध्वनि कौन सी होती है और प्रबल कौन सी होती है? क्षीण ध्वनि वह ध्वनिया जो सुनाई देने में हमें एकदम पतली सी लगती है, वो क्षीण ध्वनिया। और कोई जो ज्यादा डेसिबल की हैवी ध्वनिया होती है वह प्रबल ध्वनिया होती है। और क्षीण ध्वनि के अंदर क्या है, जैसे अगर हम क्षीण ध्वनि की बात करें, अगर मैं दो उदाहरण लूं, एक किसी चिमटे को बजाया जाए और एक ढोल बजाया जाए, तो चिमटे की जो ध्वनि है वह क्षीण ध्वनि है और जो ढोल की ध्वनि है वो प्रबल ध्वनि है। जैसे मच्छर की जो भिनभिनाहट है वो क्षीण ध्वनि है, शेर की जो दहाड़ है वो प्रबल ध्वनि है। तो ये कुछ क्षीण ध्वनि और प्रबल ध्वनि के उदाहरण भी थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। संचरण का मतलब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो ध्वनि का संचरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, एक चीज तो ये कि जो ध्वनि का संचरण है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों में होती है। ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है और द्रव की बात करें तो द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है और गैस में भी ध्वनि का संचरण जो है वह होता है। सबसे ज्यादा जो ध्वनि का संचरण है वह ठोस के अंदर होता है। तो यहाँ एक चीज आती है कि कहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो एक चीज याद रखिए आपकी, निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब निर्वात क्या है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि निर्वात क्या चीज है। निर्वात का मतलब हो गया एक ऐसी जगह जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में से किसी भी तरह की अवस्थाएं उपस्थित नहीं हो। या हम साधारण भाषाओं में ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं हो, ठोस, द्रव या गैस या किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति निर्वात होती है। जैसे कि हमारा अंतरिक्ष जो है, स्पेस, वह निर्वात है। ठीक है, तो याद रखिए ठोस में ध्वनि का संचरण होता है, द्रव में ध्वनि का संचरण होता है और गैस में ध्वनि का संचरण होता है। और कहाँ नहीं होता, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। जैसे कि स्पेस है, वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। और इसी वजह से जो व्यक्ति एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो चंद्रमा पर जाते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। वो माइक्रोफोन के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। वो अगर आस पास भी खड़े हैं फिर भी वो एक दूसरे से वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, निर्वात की स्थिति है। वहां पे वायु नहीं होती, अन्य किसी तरह का कोई माध्यम ध्वनि का संचरण का नहीं होता। तो वहां वायु नहीं होने के कारण उनको एक दूसरे की जो आवाज है वह सुनाई नहीं देगी, तो माइक्रोफोन के थ्रू वह बात कर पाते हैं फिर। तो इस प्रकार से अब ये भी आपका एक प्रश्न जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा के ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। तो इसका यह उत्तर बता सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता। ठीक है, वहां पे वायु नहीं होती, इसलिए वहां पे निर्वात की स्थिति होती है। तो निर्वात की स्थिति होने के कारण और किसी भी प्रकार का कोई माध्यम, वायु को संचरित होने के लिए कोई माध्यम नहीं होने के कारण वहां पर जो है अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि ध्वनि का संचरण होता किस तरीके से। जैसे कि ठोस की बात करें तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि अगर कोई लंबा स्केल हमारे पास हो, जो लोहे का जो स्केल आता है, उसको हमारे एक कान पे लगाएं और
दूसरे उसका जो दूसरा सिरा है, उस स्केल का जो दूसरा सिरा है उसको हम अपने नाखून से हल्का सा स्क्रैच करेंगे, हल्का सा रगड़ेंगे, और उसका एक सिरा हमारे कान पे है स्केल का, तो हमें उसकी रगड़ने की जो ध्वनि है वह आराम से सुनाई देती है। तो कई बार हमने देखा होगा कि रेलगाड़ी की पटरी पे कान लगाते हैं तो ध्वनि सी सुनाई देती है, ये रेलगाड़ी के कंपन की। तो यह क्या चीज है, इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि ठोस में ध्वनि का संचरण होता है। क्योंकि ठोस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए यह स्केल है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से बजाऊं तो इसके अंदर जो उत्पन्न कण है वो ध्वनि के कणों को, ध्वनि के कंपनों को ये कण उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इस तरह से वह आखिरी सिरे तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से ठोस के अंदर जो है वह ध्वनि का संचरण होता है। अब गैस, वायु, द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। वहां कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है क्या, तो हमें यह याद रखना है कि द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। और अगर इसके लिए उदाहरण सहित पूछा जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हम 2 पत्थर लेकर के और पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर दोनों पत्थरों को अगर जोर से बजाते हैं तो हमें बाहर उसकी आवाज जो है सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर भी ध्वनि का संचरण होता है। और बात रहती है गैस की, तो भाई मान लो एक टीचर बोल रहा है और जो बच्चे हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, उन दोनों के बीच में वायु है, यानी कि गैस है। तो अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो या कोई भी टीचर बोल रहा है, तो जहां से वो बोल रहा है उसके आसपास के जो वायु के कण है वह ध्वनि के जो कंपन होते हैं उनके पास वाले कणों को आगे भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार से वह सुनने वाले के कान तक पहुंचता है। उत्तरोत्तर जो कंपन है वह आगे दूसरे कणों में जाते हुए ध्वनि के कंपन। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही जो है वह ध्वनि का संचरण जो है हो पाता है। ठीक है, अब ध्वनि वाले लेसन में कुछ और चीजें रह जाती है, जैसे कि एक प्रश्न है तो कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि भाई चमगादड़ रात को आसानी से कैसे उड़ पाते हैं। हमें पता है ध्वनियां 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो जो चमगादड़ होते हैं वह पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हुए रात को आसानी से उड़ पाते हैं। क्योंकि चमगादड़ क्या करता है कि मान लो अगर कोई चमगादड़ उड़ भी रहा है तो वह पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है। ये पराश्रव्य ध्वनि अगर उसके आगे कोई अवरोध आ जाता है, अगर आगे कोई अवरोध आ जाए तो फिर यह पराश्रव्य ध्वनियां जो होती है वो इससे अवरोध से टकराकर पुनः इसके पास पहुंचती है। तो इसे पता चल जाता है कि आगे कोई ना कोई अवरोध है और यह कार्य अत्यंत तीव्र गति के साथ पूरा होता है। तो इस प्रकार से जो चमगादड़ है वह रात के अंधेरे में आसानी से उड़ पाते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हुए वह उड़ते हैं। तो इस बार हमने इस लेसन के अंदर क्या क्या सीखा है, हमने यह सीखा है कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 की हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियां होती है उन्हें अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां किसे कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां होती है उन्हें हम पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। इसके अलावा हमने यह देखा कि आवर्ती क्या है, तो 1 सेकंड में किए गए जो कंपनों की संख्या है, इसका मतलब साधारण भाषा में अगर कहें कि 1 सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाती है, वह आवर्ती कहलाती है। 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाले कंपन आवर्ती कहलाते हैं। ठीक है, और आवर्त काल क्या है, एक कंपन में लगा समय आवर्त काल है, यानी कि एक कंपन करने में जो समय लगता है वो आवर्त काल कहलाता है। और इसका सूत्र भी होता है आवर्ती का, आवर्ती का सूत्र पूछ ले, आवर्ती का सूत्र क्या है, तो कंपनों की संख्या बटा कंपनों में लगा समय, यह आवर्ती का सूत्र है। आवर्त काल का सूत्र पूछ ले तो 1 बटा आवर्ती आवर्त काल का सूत्र होता है। तो इसके अलावा हमने जो मानव कर्ण के बारे में पढ़ा, ठीक है, यह मानव कर्ण है। आयाम के बारे में पढ़ा, आयाम क्या है, किसी भी वस्तु की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मानव कान के बारे में आए तो हमें डायग्राम जो है वह प्रॉपर तरीके से अच्छे से डायग्राम बनाना है, नामांकित जरूर करना है, डायग्राम को नामांकित करना है। और नामांकित करने के बाद में हम जिस प्रकार से मैंने समझाया था वो सभी चीजों को अच्छे से समझाना है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 13 ध्वनि। ध्वनि के बारे में जो महत्वपूर्ण जो मेन टॉपिक्स थे वो सारी चीजें मैंने इसमें बता दी है। इसके अंदर कई सारी जो है वह परिभाषाएं हैं, कई सूत्र भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को एक बार आप इसका स्नैपशॉट लेकर के और इसको कॉपी में उतार लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। हमारी 8th बोर्ड में काफी काम आने वाली चीजें हैं, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें वो सारी ली गई है। और एक बार अंत में वापस मैं आप सबको बता दूं कि भाई हमें भी पता है कि अभी लॉकडाउन है और उसकी वजह से जो है दुकानें
स्टेशनरी वाली हो सकती है बंद हो। तो अगर आपके पास कॉपियां पड़ी होगी पिछले साल की, कुछ कॉपियां खाली होगी, तो जो खाली कॉपी है इसका हम इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं। तो इस खाली कॉपी को एक साइंस की कॉपी बना